बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में NDMA के हवाले से खासी गर्मा गर्म बहस रही और चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद ने आड़े हाथों लिया NDMA की कारकर्दगी को, और ख़ास तौर पर एक कंपनी अल हफीज़ जिसका नाम है उसके बारे में पूछा गया कि बार बार कहा जा रहा है कि इसके डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज़ात लेके आए, इस कंपनी का मालिक कौन है, लेकिन NDMA जवाब देने में नाकाम रही, जिस पर बहुत सख्त रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने। साथ ही दूसरा आज का सबसे बड़ा मौजू ये है कि इस्लामाबाद से एक सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को दिन दिहाड़े नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बाजियाबी का हुक्म दिया और कल कहा है कि अगर उनको बाजियाब ना किया गया तो तमाम जो हुकूमती मशीनरी अदालत में पेश हो। साथ ही ईद कुर्बान की आमद है और इस हवाले से किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जो डोनर्स हैं या जो मुस्तहिक अफराद हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए, और जो रिफाई तंजीमें हैं और इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से क्या इकदाम करें, इस पर भी हम तफसील से आज बात करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब जो है NDMA। और ये सब NDMA पर हम भी काफ़ी शो कर चुके, बहुत तफसीली तजावीज़ भी देते रहे हैं कि किस तरीके से इस इदारे को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में आज खुद कोरोना केस जो था, नोटिस केस, उसके अंदर चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है जिसमें एक कंपनी जिसके ज़रिए सारी मशीनरी मंगवाई गई, मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेजी गई, उसके बारे में कहा जा रहा है कि दस्तावेज़ात पेश नहीं किए गए। और तीसरी पेशी, देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत दिनों से मेरा मौक़िफ़ यही रहा है कि डिज़ास्टर को तबाह बर्बाद करने के मैनेजमेंट को, डिज़ास्टर जो है ये पूरे मुल्क के लेवल पे नहीं होता, ये लोकलाइज्ड होता है। आग लगती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आग कुरंगी में भी लगी, आग जो है गुलबर्ग लाहौर में भी लगी, आग जो है पुरानी जगह भी लगी, ये कभी नहीं होता। इस तरह ज़ल्ज़ला जब आता है तो चंद फोकल पॉइंट्स होते हैं। कभी भी इस बड़ी तरह के लेवल का ज़ल्ज़ला नहीं आया कि पूरे पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला फैल गया हो। सैलाब की सूरत हाल ऐसी होती है कि उसके पहले फोर वार्निंग हो जाती है, कहीं ना कहीं सैलाब कहाँ जा रहा है, बंद कहाँ जाना है, टूटना कहाँ है, वो कोऑर्डिनेशन आहिस्ता से हो जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर वार्निंग सेंटर्स की जो सूरत हाल होती है वो होती है यूनिवर्सल और मुल्क के लेवल पे, कि ये वार्निंग सेंटर्स हैं, सिस्मिक सेंटर्स बनाए हुए हैं, बाकी चीज़ें बनाई हुई हैं, आंधी के सेंटर्स बनाए हुए हैं, उसके कोऑर्डिनेटर लेवल होते हैं। लेकिन तमाम तर इख्तियारात जो होते हैं वो लोकल ऑफिस के पास होते हैं। दुनिया में तबाही और बर्बादी का सबसे बड़ा वाकया, अनएक्सपेक्टेड सबसे बड़ा वाकया जो है वो 9/11 का था। बिल्कुल सही बात। और 9/11 का वो वाकया था कि जिसके अंदर न्यूयॉर्क शहर पूरा तमाशा देख रहा था, और न्यूयॉर्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया वो तमाशा देख रही थी कि दो जहाज आते हैं, टकराते हैं, लोग अंदर हैं, जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ। उसके अंदर एक भी फोन कॉल ऐसी नजर नहीं आती कि जिसमें जो हो कि पेंटागन का ऑफिस रात को खुल गया, और उसके बाद जो है क्या नाम था उसका, जॉर्ज W. बुश जो है वो अपनी एक उसने कंट्रोल रूम बना लिया, और उस कंट्रोल रूम के अंदर उसने कहा कि देखो वो उनकी वर्दियां ठीक नहीं जा रही है। लोकल जो लोग थे जिनको वो कहते हैं फायर फाइटर्स, जो बेचारे हम मारे भी गए थे और जिनकी आज भी वो कहते हैं कि कमाल वो करते हैं। पाकिस्तान इंडो पाक के अंदर भी तारीख उठा लें, 1935 का जब जल्जला आया है कोयटा का, तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जल्जला था। ऐसा जल्जला था कि तकरीबन कोयटा बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था। आप सोच लें, द रिमोटेस्ट पॉसिबल प्रोविंस, और उन्होंने खुद उसको हैंडल किया था। मुझे याद है कि जब मैं गया तो मैंने वहाँ पर जो उसकी चीज़ें पढ़ी तो पता चला कि जी मस्तूंग से कुछ डॉक्टर्स गए थे, कुछ डॉक्टर जो थे वो किला सैफुल्ला से और सिब्बी से गए थे, और उन्होंने वहाँ जाके उसको मैनेज कर लिया था। फिर उसके बाद उसका काम शुरू हो गया था। NDMA जो है ये मुशर्रफ साहब की इख्तरा थी, और मुशर्रफ साहब की इख्तरा इसलिए थी कि फिर मैं कहूँगा बड़ी तकलीफ से बात होती है कि जिस वक्त हमारे मुल्क में कोई आफत आती है तो हम ऐसे करके ना झोली फैला देते, अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह के नाम पे हमारा मर गए, हम मर गए, हम जल्जले में मर गए, हम फलाने में मर गए। दुनिया जहान हमें इमदाद देने की कोशिश करती है। अगर वो इमदाद जो है वो बालाकोट में डायरेक्ट पहुंच जाती, वो इमदाद जो है वो अगर मुजफ्फराबाद में डायरेक्ट पहुंच जाती, तो मैं कहाँ जाता भाई। उन्होंने कहा नहीं, इमदाद हम ऊपर रिसीव करेंगे, वहाँ हम 8-10 इंजीनियर्स हायर करेंगे, वहाँ हम कुछ प्लानर्स हायर करेंगे,
وہ ایک نیا بالاکوٹ بنائیں گے. نیا بالاکوٹ سٹی, نام بھی بدلا, جگہ بھی لی گئی. آپ اس علاقے سے گزرتے ہوں گے. ہم لوگوں کو یہ, ہم لوگوں کو سونے کے محل بنا کے دے دیں گے. جو بھی تھا صورتحال, آپ اندازہ کریں کہ اس سارے مسئلے کے اندر ایک ایسا ادارہ وجود میں آ گیا جو جن بن چکا ہوا ہے. اب اس کا یہ بھی تو پہلو ہے نا کہ سینٹرلائز ہو گئی چیزیں. سر بہت تباہ, ڈیزاسٹر سینٹرلائز ہوتی نہیں عثمان صاحب. کہ جی ان کے ہاتھوں میں دینا ہے تو خرد برد کر لیں گے, نیچے چلا گیا, کھائی گئی. ایک بنیادی الزام پتہ کیا ہوتا ہے سب سے بڑا, کہ جو چوچو کی ملیاں میں بندہ بیٹھا ہوا ہے نا, وہ بے ایمان ہے اور میں ایماندار. اچھا چلے بات کر لیتے ہیں. نیشنل ظفر اقبال قادر صاحب کو ہم نے بلایا, ہمارے رہے ہیں اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا. میں ان کے ذرا تعریف بھی کر دوں تھوڑی سی. اچھا. ظفر اقبال قادر صاحب نے ایک طویل عرصہ بلوچستان میں گزارا ہے. اچھا. اور وہاں پر ان کا بہت بڑا کام ہے, تعلیم فاؤنڈیشن کے حساب سے بحیثیت ڈپٹی کمشنر انہوں نے کئی اسکول کھولے. اچھا. یعنی کولو میں مریوں کے بچوں کو انہوں نے پڑھایا ہے, ڈیرہ بکٹی میں نواب صاحب کے بچوں کو, پھر جوب میں جس جگہ ڈی سی رہے ہیں اسکول کھولے اس وقت تعلیم فاؤنڈیشن کے بعد. اور بڑے, اور یہ وہ واحد شاید این ڈی ایم اے میں سویلین تو سویلین بھی دیکھیں کمال. اچھا. یہ واحد کپتان ہے فوجی جو امتحان دے کے سول سروس میں آئے تھے. اچھا. سفارش کے نہیں, باقی سارے ویسے آتے ہیں, امتحان دے کے خود کے میں خود کمپیٹ کر کے آؤں گا. السلام علیکم جناب ظفر بھائی, کیا حال چال ہیں؟ ہیلو جی جناب السلام علیکم. جی ظفر بھائی کیا جاتا ہے؟ میں یہاں بات کر رہا تھا اوور سینٹرلائزیشن جو ہے این ڈی ایم اے کی, جس کے اوپر آج انہوں نے یہ بات بھی کی ہے. آپ بھی این ڈی ایم اے کے رہے ہیں, ایک زمانے میں ہیڈ رہے ہیں, شاید واحد سویلین ہیڈ تھے. باقی تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہے یہ تو لوکل فینامنا ہوتا ہے سوائے سیلاب کے جیسے. اب اتنی زیادہ جو سینٹرلائزیشن, گودام بناؤ تو اس کے اندر گاڑیاں خریدو, کیا ہو گیا ہے کہ اس سپریم کورٹ جیسی ادارہ جو ہے وہ این ڈی ایم اے کو اس طرح لتاڑ رہی ہے؟ دیکھیں حقیقت جو این ڈی ایم اے ہے یہ اٹ از گورن انڈر این ایکٹ. جی جی. ایکٹ کے تحت یہ پیورلی لوکلی مینجڈ ارینجمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک. اس کا آپ اگر نیٹ ورک دیکھیں تو این ڈی ایم اے از اے سینٹرل باڈی جس کا شروع میں کام تھا ڈیزاسٹر کو مینج کرنا شروع میں, ٹھیک, جب تک کہ صوبائی سطح پہ ادارے وجود میں نہ آ جائیں. ٹھیک. جب صوبائی سطح پہ ادارے وجود میں آ گئے 2012-13 میں پی ڈی ایم اے سارے مارشل آپریشن ہو چکے ہیں 2012-13 سے. ٹھیک. اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اسٹیبلش ہو رہا تھا. وہ کہیں تو ہو گئی ہیں, کہیں پہ نہیں ہوئی. جہاں پہ ڈی سی ایکٹیو تھے وہاں پہ آپریشن ہو گئی ہیں, جہاں پہ نہیں تھے ابھی تک نہیں ہوئی. تو بیسک رسپانس ذمہ داری ہے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی, ڈی ڈی ایم اے کی. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ ڈی ڈی ایم اے کے ریسورسز ختم ہو جائیں یا ان کے لیکن ظفر صاحب ڈی ڈی ایم اے جو ہے فنکشنل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ نہ ہماری لوکل گورنمنٹ فنکشنل ہو رہی ہے. ہاں جی جی. ڈی ڈی ایم اے فنکشنل اس سے نہیں ہو پا رہے غالباً کہ اپ فرنٹ ایلوکیشن آف ریسورسز نہیں ہو رہی. صحیح ہے. اسی زمانے میں گورنمنٹ آف کے پی واز ویری پرویکٹیو. دے یوز ٹو گیو فنڈ ان ایڈوانس ٹو دی پی ڈی ایم ایز اینڈ ڈی ڈی ایم ایز. ٹھیک. اور مجھے آج کل کا نہیں پتا بٹ کے پی گورنمنٹ ہمیشہ پرویکٹیو رہی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اپ فرنٹ ایلوکیشن میں. اور اس میں جنرلی جو بھی ڈیزاسٹر آپ کے پی میں دیکھتے ہیں وہاں پہ رسپانس بہت بہتر ہے کیونکہ لوکلی ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں. اور اچھا ایک اور بات جو ہے جو سب سے اہم بات سینٹرلائزیشن میں ہوتی ہے کہ پروکیورمنٹ بھی سینٹرلائز ہو جاتی ہے اور ڈسٹریبیوشن بھی سینٹرلائز. مطلب آپ نے ٹینٹ خریدے ہیں. میں بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو کیپیسٹی نہیں ہوتی بعض دفعہ بڑے پروجیکٹ ہینڈل کرنے کی, تو پی ڈی ایم اے کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. اچھا. جنرلی پی ڈی ایم اے از سپوزڈ ٹو ڈو آل دی پروکیورمنٹ ایٹ دی پرووینشل لیول. ٹھیک ہے. اگر پی ڈی ایم کی کیپیسٹی سے باہر ہو یا صوبے کی وسائل سے کیپیسٹی سے باہر ہو پھر فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. جب فیڈرل گورنمنٹ ہیلپ کرے گی تو فیڈرل گورنمنٹ صوبے سے پیسے نہیں لے گی بلکہ خود پیسے جنریٹ کرے گی یا فنڈ ریز کرے گی اور اس میں پروکیورمنٹ کر کے صوبے کو ہیلپ کرے گی. پروکیورمنٹ کر کے صوبے کے حوالے کرنا ہوتا ہے, امپلیمنٹ خود نہیں کرنا. این ڈی ایم اے نے انہوں نے پروکیورمنٹ کر کے صوبے کے حوالے کرنی ہوتی ہے. اگر صوبہ ریکویسٹ کرے تو, صوبہ ریکویسٹ نہ کرے تو این ڈی ایم اے اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ابھی کورونا کے اندر روز ایک بریفنگ ہو رہی ہے, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ, اور کورونا جو ہے وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ ہاسپٹل تک مینج نہیں ہو پا رہے, اس میں بنیادی وجہ کیا ہے؟ کوئی کیا آرگنائزیشن دیکھا نا, پورا ہائرارکی کا سٹرکچر تو نہیں ہونا چاہیے اس میں, تو آپ امبریلا آرگنائزیشن سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی.
बेसिकली कोरोना इस तो चूंकि नेशनल पैंडेमिक हो गया ना ग्लोबल के साथ साथ, ठीक है, उसमें सूबे अपने तौर पे कोशिश करते आ रहे हैं। उसमें जहां सूबे कहने के में सपोर्ट चाहिए तो फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वरना फेडरल गवर्नमेंट का रोल नहीं बनता सूबों में जाके ठीक है, ऑपरेशन करने, कोरोना सपोर्ट करने का, जब तक सूबे खुद ना कहें। अब पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट ने करना है, पीडीएमए ने करना है या हेल्थ डिपार्टमेंट ने करना है। आप क्या समझते हैं सर अफर साहब? सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जिस वक्त ये हमारी क्राइसिस आता है ना, तो हमारे ऊपर जो हो जाते हैं, आज तुर्की के जहाज आ गया, आज यूएई का जहाज आ गया, सऊदी अरब का जहाज आ गया, इसने $10 मिलियन दे दिए इसने। ये जो पैसा और ये जो सब कुछ है, ये असल में हमें किसी के जहान का छोड़ता नहीं है काम करना, सच्ची बात ये है। इसी के ऊपर इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। इसमें कोई असल मसला ये है, बात ये कि हमें अप फ्रंट एलोकेशन करनी होती। मुझे याद है जब मैं चेयरमैन था 2011-12 में एक मीटिंग हुई थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन की। अच्छा, इस फोरम है डिजास्टर मैनेजमेंट का, इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। 5-6 फेडरल मिनिस्टर्स, ऑल चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एंड चीफ्स ऑफ सर्विसेज सारे होते हैं। उसमें डिसाइड किया गया था कि फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ सिंध हर साल 5 अरब रुपया बजट में एलोकेट किया करेंगे अप फ्रंट फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट, और केपी और बलूचिस्तान 3 बिलियन किया करेंगे, और एजे के गवर्नमेंट और जीबी 1 बिलियन ईच। ये कोई करके और ये हवाले कर देंगे पीडीएमएस के, ताकि वो आगे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर प्लानिंग करें, एडवांस प्लानिंग करें, प्रोएक्टिव प्लानिंग करके डिजास्टर से बचने की कोशिश करें, प्रिवेंशन पे आ जाए बजाय रिएक्शन करने के। वो इत्तेफाक से, और हमने कहा था आप अलग बजट लाइन इंडिकेट करें बजट बॉक्स के अंदर, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म है अभी तक वो बजट लाइन इंडिकेट नहीं हुई 7-8 साल गुजरने के बावजूद भी, वरना वो पैसे अप फ्रंट आ रहे हैं। वो जब आ जाते तो कम से कम मुश्किल नहीं होती है, बाहर से पैसे नहीं मांगने पड़ते हमें। इतने पैसे हो जाते हैं कि आप कम से कम छोटा मोटा इश्यू आप खुद सेटल कर लेते हैं बगैर किसी को रिक्वेस्ट किए। उसमें आपका अगर खुद डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपने अगर एलोकेशन की होती है, आप फिर दूसरों को देखते नहीं कि मैं इमदाद कौन देगा। अभी होता ये है कि जब पैसे आपने एलोकेट नहीं किए हुए, डिजास्टर आ गया, कोरोना जैसा कोई भी आ गया, आप देखते हैं कौन सी स्कीम जो ऑन गोइंग स्कीम है जो स्लो चल रही है, उसके पैसे उठा के डाइवर्ट कर वही करते हैं। जी हाँ, रीअप्रोप्रिएशन। थैंक यू वेरी मच जनाब जफर काद साहब, आप हमारे साथ थे, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, असल मसला पता है क्या है कि बुनियादी तौर पे मसला ये है कि जो लोकल लेवल पे आपने सेटअप बनाना होता है ना, वो नहीं बनाते डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसका हल भी बताया कि पैसे इकट्ठे पूल करो, हर जगह पहुंचे। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं आपको, मसलन मैं आग है, ये वॉल सिटी है, सबसे ज्यादा आग यहाँ लगती है। मैं जब वॉल सिटी में डीजी था तो मैंने कहा यार अल्लाह के बंदो, इतनी बड़ी यहाँ तुम्हारी ये वैन नहीं जा सकती। आप कहीं बाहर जाए ना तो आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल बड़ा सा लेके ना, तो उसके पीछे उन्होंने वो गैस का चैम्बर सा फिट किया होता है, उसके साथ तो लगा के प्रेशर के साथ तो लगाते हैं मोटरसाइकिल। आप 50-60 मोटरसाइकिल खरीद के बना के उसको इम्प्रोवाइज कर सके। लंबा सा पाइप लेते, मोची दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और वहां से जाता है अंदर। अच्छा, उस समझदार बात, एक आग लगी, मैं लेके गया वहां पर, और वो पाइप जो है वहां तक पहुंचा, थोड़ी देर के बाद हुआ ये कि पानी नहीं पहुंच रहा। मैंने कहा क्या हो गया? उनका पानी बंद हो गया। और जार बात को 1.5 मील दूर खड़ी थी, वापस आया तो 100-150 बच्चा जो है ना वो पाइप के ऊपर उछल रहा है। अच्छा। जब वो उछल रहा है तो पानी जा नहीं रहा। तो इसका मतलब यह है कि आपने कोई प्लानिंग नहीं है। आप, मैं कहूँगा छोटे से छोटे शहर होते थे ना, उसने गोरे ने एक वो रखी होती थी फायर ब्रिगेड की, और उस फायर ब्रिगेड की उस साथ एक घंटी लटकी होती थी पीतल की, वो यूं करके बजाता जाता, वो जो थी वो जाके आग लगती थी, और हमको अंदाजा हो जाता था कि ये घंटी बज रही है, कहीं आग जरूर लगी है किसी न किसी जगह। ये तो सिंपल आग की मैं बात करूं। जल्जले के हिसाब से फिर हर म्युनिसिपल कमेटी जो थी वो उस जमाने में ऊपर नालियां होती थी, तो डीडीटी जो होती थी वो सप्लाई होती थी, कोई डीडीटी जो थी वो चलाई जाती थी, घरों के बाहर नालियों के अंदर फेरी जाती थी, फिनाइल दी जाती थी जो उसको दी जाती थी, ताकि फिर उसके बाद जो है स्प्रे किया जाता था। सही है। आपको याद होगा कि मच्छर का स्प्रे होता था बकायदा, वो यूं का के ऊपर लगता था जैसे समावार होते हैं। ये लोकल लेवल पे चीजें होती थी, लोकल लेवल पे लोग करते थे, ये ऑर्गेनाइज था। होता क्या है पाकिस्तान में असल जो बात है, अल्लाह के नाम पे दे, मौला के नाम पे दे। आज हमने तुर्की का जहाज पहुंच गया, आज हमने, उन्होंने खुद जर्नैल साहब ने रिसीव किया। अब अचानक इनको होगा, उसमें क्या होता गया, वो आएगा। अब सबसे पहले आप ठेका किसको देंगे? ट्रकों का। उसमें ट्रक वाला आएगा कोई, वो कहेगा जी मैं
یہ ٹھیکہ میں فی بن جائے اتنے، یہ اتنے کلو اتنے کے، یہ سارے کا سارا وہ نہ پہنچتا ہے، نہ آتا ہے، نہ چاہتا ہے، تباہ پر بات کر کے۔ چلے جی، اب بریک کا وقت ہے ناظرین، یہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے اسلام آباد میں پیش آئے ایک واقعہ۔